नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर अब मुजफ्फरपुर के बाद औरंगाबाद में लोगों ने की मांग कि अगर नहीं बनाया हमारे लिए पुल तो हम नहीं देंगे वोट। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नरम नहीं पड़ रहा है चिराग पासवान का तेवर। कहा अगर कोई एलजेपी का अस्तित्व मिटाने की सोचेगा तो ये संभव नहीं है। तो दोस्तों, एनडीए में फूट बेहद निकट है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी आला कमान से नाराज ब्रह्म ऋषि समाज ने कहा कि भागीदारी नहीं मिली तो सरकार से उखाड़ फेंकेंगे। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा जेडीयू को बड़ा नुकसान बिहार में होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार चुनाव, मुजफ्फरपुर के बाद अब औरंगाबाद में भी पहले पुल फिर वोटिंग की डिमांड। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मतदान से पहले बड़ी खबर औरंगाबाद के रफीगंज प्रखंड से है। कजपा पंचायत के पश्चिमी अमरापुरा गांव के लोगों ने मतदान बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। गांव के लोगों का कहना है कि जब तक पुल और सड़क का निर्माण नहीं कराया जाएगा तब तक वे मतदान में भाग नहीं लेंगे। इसे लेकर ग्रामीणों ने गांव में प्रदर्शन भी किया। इसके पहले मुजफ्फरपुर में ग्रामीणों ने पहले पुल फिर मतदान की बात कही थी। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क और पुल निर्माण के लिए पूर्व में जिला निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन भी दिया जा चुका है। अमरपुरा पश्चिमी के ग्रामीणों ने बताया कि प्रखंड मुख्यालय से अमरपुरा गाँव की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। 1500 की आबादी वाले इस गाँव को आज़ादी के 72 वर्ष बाद भी पक्की सड़क से नहीं जोड़ा गया है। गाँव के पास मदार नदी भी पड़ती है। इस नदी पर पुल नहीं होने के कारण गाँव के सभी लोगों को रेलवे के पुल का प्रयोग करना पड़ता है। इस क्षेत्र के लोगों को रेलवे स्टेशन, लोकल बाजार, प्रखंड, सदर हॉस्पिटल एवं रफीगंज जाने के लिए मादर नदी पार कर जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, बच्चों के स्कूल भी नदी पार हैं। सबसे बड़ी परेशानी बारिश के दिनों में होती है। जब मदार नदी में पानी आ जाता है तो रेलवे पुल पर चढ़कर जाना होता है। रेलवे पुल का प्रयोग करने से आए दिन हादसे भी होते रहते हैं, जिनमें अभी तक दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के 72 साल बाद भी अभी तक गाँव को न तो सड़क और न ही मिल सका है। स्कूल आने जाने में भी बच्चों को काफी दिक्कतें होती हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों को लिखित सूचना दी गई है, लेकिन सरकार द्वारा इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए सभी ग्रामीणों ने इस बार निर्णय लिया गया है कि सड़क और पुल नहीं बनेगा तो चुनाव में मतदान भी नहीं करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नरम नहीं पड़ रहे चिराग के तेवर। कहा अगर कोई एलजेपी का अस्तित्व मिटाने की सोचेगा तो यह संभव नहीं है। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे पर चल रही बातचीत के बीच लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि हमारी पार्टी को कोई दबाने, छोटा करने और अस्तित्व मिटाने की अगर सोचेगा तो यह संभव नहीं है। पार्टी हमारी मां है, उसे आगे बढ़ाना है। उन्होंने पार्टी नेताओं से पूछा भी कि आप लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं ना। इस पर सभी ने एक सुर से चिराग पासवान से कहा कि आपका जो भी फैसला होगा वही हम करेंगे। दिल्ली में अपने पार्टी पदाधिकारियों से उन्होंने कहा कि उनके पापा रामविलास पासवान अपने हर भाषण में बोलते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रहित, उसके बाद पार्टी का हित, आखिर में व्यक्ति का हित। चिराग ने आगे कहा कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता को व्यक्तिगत हित की चिंता नहीं है। हम लोगों को जो भी निर्णय होगा वह पार्टी हित के लिए होगा। इधर दलित सेना के प्रदेश प्रवक्ता लल्लन चंद्रवंशी ने कहा है कि लोजपा को 143 सीटों पर लड़ना चाहिए। लोजपा को नजरअंदाज करने का नतीजा सभी ने झारखंड में देख लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी आलाकमान से नाराज ब्रह्मश्री समाज। कहा भागीदारी नहीं मिली तो सरकार से उखाड़ फेंकेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से एक खास वर्ग ब्रह्मश्री समाज खासे नाराज हैं। नाराजगी इतनी है कि वे बीजेपी के दो टूक कहा कि हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हुई तो सरकार से उखाड़ फेंकेंगे। दरअसल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में इन समाज को उपेक्षा करने के कारण यह नाराजगी सामने आई है। बीजेपी और आरएसएस के नेताओं में खासी नाराजगी है। गौरतलब है कि हाल ही में बीजेपी द्वारा राष्ट्रीय टीम की जो घोषणा हुई उसमें भी खास वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कल से बदल रहे हैं गैस सिलेंडर, इंश्योरेंस, आधार, राशन कार्ड सहित 10 नियम। आपकी जेब पर होगा असर। जी हां दोस्तों, गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए इस तरह से किया जा सकेगा कि वाहन चलाते समय ड्राइवर का ध्यान भंग ना हो, लेकिन ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने यह नियम नोटिफाई कर दिया है। वैसे तो जनता के लिए कई सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन इन योजनाओं में से एक स्कीम ऐसी भी है जिससे गरीब परिवारों को काफी लाभ मिल रहा है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर कनेक्शन प्रदान करना है। इसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, लेकिन यह योजना 30 सितंबर को खत्म हो रही है। मोदी सरकार ने लॉकडाउन के चलते गरीबों की मदद के लिए योजना को अप्रैल से सितंबर तक बढ़ाया था, यानी अगले माह से आप इसके तहत फ्री गैस सिलेंडर का लाभ नहीं उठा
उठा पाएंगे। बीमा नियामक इरडा के नियमों के अनुसार 1 अक्टूबर से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सभी मौजूदा और नए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत किफायती दर पर अधिक बीमारियों को कवर उपलब्ध होगा। यह बदलाव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमर सेंट्रिक बनाने के लिए किया जा रहा है। 1 अक्टूबर से कारोबारियों को बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी, यानी दुकानों पर खुली बिकने वाली मिठाइयों का कितने समय तक इस्तेमाल करना ठीक रहेगा, उसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी अनिवार्य होगी। खाद्य नियामक ने इस नियम को अनिवार्य किया है। इस संदर्भ में FFSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्य सुरक्षा आयुक्त को पत्र लिखा। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में LPG सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। कल से देश में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बदल जाएगी। हालांकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में सितंबर में कोई बदलाव नहीं किया था। मालूम हो कि हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से LPG के दामों में अंतर होता है। मौजूदा समय में सरकार 1 वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। अगर ग्राहक इससे ज्यादा सिलेंडर लेना चाहते हैं तो वे उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदते हैं। इसकी कीमत औसत अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों में बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2020-21 की दूसरी छमाही में 4.34 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार कोविड-19 संकट के बीच खर्च जरूरतों को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 4.64 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेगी। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष में 12 लाख करोड़ रुपए के कर्ज जुटाने के लक्ष्य पर कायम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सितंबर को समाप्त पहली छमाही में 7.66 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया और शेष 4.34 लाख करोड़ रुपए चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में लिए जाएंगे। सरकार ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कुल 6.98 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में से 58% दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए जुटाने का लक्ष्य रखा था। इसके विपरीत सरकार ने अप्रैल सितंबर के दौरान 7.66 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने कहा CBI कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले और संविधान की भावना के विपरीत। जी हां दोस्तों, ढांचा ध्वंस मामले में कांग्रेस ने भाजपा के दिग्गज नेताओं समेत सभी आरोपियों को बरी करने के CBI की विशेष अदालत के फैसले को संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रतिकूल बताया है। उसके मुताबिक CBI की विशेष अदालत का फैसला अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल नवंबर में दिए गए फैसले की भावना के भी खिलाफ है। कांग्रेस ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि वे फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करें। CBI की विशेष अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि ढांचा ध्वंस मामले में सभी दोषियों को बरी करने का विशेष अदालत का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व संविधान की परिपाटी से परे है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ के 9 नवंबर 2019 के निर्णय के मुताबिक ढांचा गिराया जाना गैर कानूनी कृत्य था। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि विशेष अदालत ने सब दोषियों को बरी कर दिया है। यह निर्णय साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रतिकूल है। सुरजेवाला ने कहा कि पूरा देश जानता है कि भाजपा संघ व उनके नेताओं ने राजनीतिक फायदे के लिए देश व समाज के सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने का एक घिनौना षड्यंत्र किया था। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार भी सांप्रदायिक सौहार्द भंग करने की साजिश में शामिल थी। यहां तक कि झूठा शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट तक को बरगलाया गया। इन सब पहलुओं, तथ्यों व साक्ष्यों को परखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने ढांचा गिराए जाने को गैर कानूनी कृत्य बताया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि संविधान सामाजिक सौहार्द व भाईचारे में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति उम्मीद व अपेक्षा करता है। विशेष अदालत के तर्क विहीन निर्णय के विरुद्ध उत्तर प्रदेश व केंद्र की सरकार उच्च अदालत में अपील दायर करेंगी। इसमें बगैर किसी पक्षपात या पूर्वाग्रह के देश के संविधान और कानून का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट किया, जब न्याय नहीं किया जाता है तो सत्य के साथ खड़े लोगों के मन में आतंक बैठ जाता है, जबकि गलत करने वाले खुशी से झूमते हैं। जब फैसला सरकार को खुश करने के लिए दिया जाता है तो फैसला देने वाला अपार संपत्ति और तोहफों से नवाजा जाता है। आशंका है कि ऐसा बार बार हो। भारत जुडिशरी की जगह मोदीश्री की तरफ बढ़ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अनदेखी के विरोध में बड़ा आंदोलन झेलने को तैयार रहे सरकार। जी हां दोस्तों, किसानों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर सरकार पर अनदेखी किए जाने के विरोध में बड़े आंदोलन को चेताया है। किसान संगठन द्वारा गांव कोट पुन्नू और आंधे चक में एक बैठक का आयोजन
किया। किसान संगठन के घनीश्याम शर्मा की अगुवाई में आयोजित बैठक के दौरान किसानों ने अपने हितों को लेकर नारेबाजी भी की। शर्मा ने कहा कि एक तो सरकार को कृषि अध्यादेशों को वापस लेना होगा क्योंकि यह किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो सीमांत किसान पिछले 7 दशकों से सीमांत इलाकों में खेती कर रहे हैं, हालांकि कई खेती सरकारी भूमि पर कर रहे थे जिनकी गिरदावरी भी उनके पास थी, लेकिन सरकार ने इस एंट्री को खत्म करवा दिया जिससे किसान एक तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे में उन्हें खेती की अनुमति देनी चाहिए। यही नहीं, पूर्व में हुई फसलों की बर्बादी का मुआवजा भी आया है जिसे प्रशासन को जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों की अनदेखी जारी रखती है तो फिर बड़ा आंदोलन झेलने को भी तैयार रहे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाना है तो सीएम योगी का इस्तीफा मांगे प्रधानमंत्री। कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई पीड़िता का पुलिस द्वारा कथित तौर पर अंतिम संस्कार किए जाने को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा और कहा कि अगर हाथरस की बेटी को न्याय दिलाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योगी को पद छोड़ने के लिए कहना चाहिए। पार्टी ने इस मामले पर कथित तौर पर खामोश रहने को लेकर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी पर भी निशाना साधा और लोकसभा की सदस्यता से उनके इस्तीफे की मांग की। उल्लेखनीय है कि हाथरस घटना में परिवार ने बुधवार को आरोप लगाया कि पुलिस ने पीड़िता का मंगलवार देर रात जबरन अंतिम संस्कार करा दिया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मां बाप से बेटी के अंतिम संस्कार का हक कैसे और क्यों छीना? मां को बेटी की अंतिम यात्रा के रीति रिवाज तक क्यों नहीं पूरे करने दिए? रात के अंधेरे में 2:30 बजे अंतिम संस्कार क्यों किया? योगी इस्तीफा दें। कांग्रेस प्रवक्ता और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देवी ने संवाददाताओं से कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से मंगलवार देर रात हाथरस की बेटी के साथ अन्याय किया गया है। अगर इस बेटी को न्याय देना है तो प्रधानमंत्री को अजय सिंह बिष्ट का इस्तीफा मांगना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम अमरिंदर बोले, जरूरत पड़ी तो राज्य के कानून में संशोधन कर केंद्र के कृषि कानून से लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। पंजाब सरकार इन किसानों का समर्थन कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनकी सरकार विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर राज्य के कानून में संशोधन करेगी ताकि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों से लड़ा जाए। सीएम अमरिंदर ने मंगलवार को कानूनी विशेषज्ञों से इस संबंध में सलाह भी ली है। मुख्यमंत्री किसान यूनियनों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। किसानों के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शीर्ष अफसरों से बैठक के बाद एडवोकेट जनरल अतुल नंदा को निर्देश दिए हैं कि वह इस संबंध में सभी सुझावों पर गौर करें। इसके लिए एक खास ईमेल आईडी agri.law@punjab.gov.in भी बनवाई गई है। इससे पहले सीएम ने इस मुश्किल समय में आंदोलनकारी किसानों को अपनी सरकार का पूरा समर्थन देते हुए उन्हें विधिवत नए कृषि कानूनों से लड़ने के लिए सभी संभव कानूनी और अन्य कदमों का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसान प्रतिनिधियों से कहा, हम राज्य के संघीय और संवैधानिक अधिकारों पर केंद्र सरकार के हमले का मुकाबला करने और किसानों के हितों के लिए लड़ने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। अगर कानूनी विशेषज्ञ केंद्रीय कानून से लड़ने के लिए राज्य कानूनों में संशोधन की सलाह देते हैं तो ऐसा करने के लिए विधानसभा का एक विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाएगा। बता दें कि 28 सितंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा था कि उनकी सरकार नए कृषि कानूनों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी। उन्होंने यह भी कहा था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI किसानों के असंतोष का फायदा उठा सकती है और सीमावर्ती राज्य पंजाब में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में हाथरस बनेगा चुनावी मुद्दा, योगी के बहाने तेजस्वी ने NDA को घेरा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए घटना को बिहार चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाथरस कांड को लेकर योगी सरकार के बहाने NDA पर हमला बोला है। तेजस्वी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर NDA को खारिज करने की मांग रखी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, जघन्य ने हाथरस से सामूहिक कांड में सरकार, पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने अपने स्त्री और दलित विरोधी चरित्र को एक बार फिर रेखांकित किया है। देश समझ चुका है कि बेटी बचाओ एक चेतावनी थी। बेटियों से अगर प्यार है तो NDA का तिरस्कार करना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव बीजेपी को झटका देगी LJP, प्रवक्ता बोले 143 की लिस्ट है तैयार, चिराग करेंगे अंतिम विचार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी इस बात पर विचार विमर्श कर रही है कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पेशकश को स्वीकार किया जाए या फिर 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की अपनी योजना पर आगे बढ़ा जाए। LJP के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता लगातार दबाव बना रहे हैं कि चुनावी मैदान में अकेले ही उतरा जाए।
हालांकि चिराग पासवान द्वारा जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना के बाद भी एलजेपी के गठबंधन में बने रहने की संभावना बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक भगवा पार्टी ने एलजेपी को गठबंधन में बने रहने के लिए 27 सीटों और 2 एमएलसी सीटों का प्रस्ताव दिया है। इधर एलजेपी के कई नेता लगातार जोर दे रहे हैं कि पार्टी विधानसभा चुनाव में 143 सीटों पर चुनाव लड़े। वैशाली से एलजेपी सांसद वीना देवी ने कहा कि हालांकि हम पार्टी अध्यक्ष के किसी भी निर्णय का पूरा समर्थन करेंगे, मगर पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम 143 सीटों पर चुनाव लड़ें। एलजेपी प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने द इंडियन एक्सप्रेस से बताया कि हमारे 143 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार है। अब आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान को लेना है। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा के प्रस्ताव पर चर्चा की और अब अंतिम निर्णय लेने का समय है। चिराग पासवान ने मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। हालांकि एलजेपी के बुधवार तक किसी फैसले पर पहुंचने में देरी की संभावना है, क्योंकि पार्टी संरक्षक रामविलास पासवान को शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया से गुजरना है। 3 चरणों में होने वाले चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आज लालू से मिलने आएंगे तेजस्वी। बिहार चुनाव के लिए प्रथम चरण के राजद प्रत्याशियों पर लगेगी मुहर। जी हां दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही रिम्स में इलाजरत राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद की व्यस्तता इन दिनों बढ़ गई है। सजायाफ्ता बंदी होने के बावजूद लालू प्रसाद राजद की स्टीयरिंग मजबूती से पकड़े हुए हैं ताकि पार्टी बेपटरी ना हो। सूचना मिली है कि तेजस्वी यादव बुधवार को अपने पिता लालू प्रसाद से मिलने आएंगे ताकि प्रथम चरण के लिए राजद प्रत्याशियों की सूची पर मुहर लग सके। इससे पूर्व मंगलवार को बिहार के बहादुरपुर से विधायक और लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला यादव रांची पहुंचे। उन्होंने लालू प्रसाद से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मिलने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद भोला यादव ने एक बंद लिफाफा लालू प्रसाद तक भिजवा दिया। संभवतः उस लिफाफे में राजद के संभावित प्रत्याशियों की सूची है, जिनके नामों पर विचार के लिए ही उन्होंने इसे लालू प्रसाद के पास भिजवाया है। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी होगी। प्रथम चरण में कुल 71 सीटों के लिए चुनाव होगा, जिसमें 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गुप्तेश्वर पांडे पर राउत ने फिर बोला हमला। अपने चुनावी लाभ के लिए महाराष्ट्र बिहार के लोगों को लड़ाना चाहते थे। जी हां दोस्तों, डीजीपी पद से वीआरएस देकर राजनीति में आए गुप्तेश्वर पांडे पर शिवसेना नेता संजय राउत ने फिर पलटवार किया है। संजय राउत ने कहा कि अपने चुनावी लाभ के लिए गुप्तेश्वर पांडे बिहार और महाराष्ट्र के लोगों को लड़ाना चाहते थे, वह भी तब जब वह बिहार के डीजीपी के पद पर थे। मुंबई पुलिस की छवि की खराब। संजय राउत ने कहा कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के राजनीति में आने पर कहा कि हमारी आपत्ति इस पर थी कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश की। जब वह डीजीपी थे तब उन्होंने अपने लाभ के लिए पुलिस और दोनों राज्यों के लोगों के बीच दरार डालने की कोशिश की। यही नहीं, उन्होंने मुंबई पुलिस की छवि खराब की। बिहार में चुनाव लड़ने पर लेंगे फैसला। संजय राउत ने बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि बहुत लोगों की मांग है कि शिवसेना बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़े। इसको लेकर सीएम उद्धव ठाकरे से बातचीत होगी। अगर उनकी सहमति मिलती है तो शिवसेना बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने पर फैसला कर सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन, रात के अंधेरे में शुरू हुई सियासत, आरएलएसपी के खेमे में मच सकती है भगदड़। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में टिकटों को लेकर चल रहे खींचतान के बीच आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया है। लेकिन महागठबंधन से अलग होने बावजूद उनके पार्टी के नेता रात के अंधेरे में चुपचाप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं। बता दें कि आरएलएसपी के बड़े नेता माने जाने वाले माधव आनंद ने देर रात तेजस्वी से करीब 4 घंटे तक बातचीत की। इधर जब माधव आनंद ने इस संबंध में सवाल किया गया तो वो खींच गए और कहा कि उनके तेजस्वी से निजी संबंध है, इसलिए मिलने आए थे और तेजस्वी के साथ कॉफी भी पी है। ये बात उपेंद्र कुशवाहा को भी पता है। खैर, अब माधव आनंद के बाद इतनी सच्चाई है यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आधी रात इस तरह विपक्ष के नेता से मिलना कई सवाल खड़ा करता है। बता दें कि इसके पहले आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेता पार्टी छोड़ आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि आज ही उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी से अलग होकर बीएसपी के साथ नया मोर्चा बनाया है और नए मोर्चे के गठन के साथ ही उपेंद्र ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की बखिया उधेड़ी थी। वहीं दूसरी ओर रात के अंधेरे में आरएलएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का नेता प्रतिपक्ष से यूं कॉफी पर मिलना पार्टी के अंदर भगदड़ के संकेत दे रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में हाथरस बनेगा चुनावी मुद्दा, योगी के बहाने तेजस्वी ने एनडीए को घेरा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप और मर्डर की घटना को बिहार चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाथरस कांड को लेकर योगी सरकार के बहाने एनडीए पर हमला बोला है। तेजस्वी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एनडीए को खारिज करने की मांग रखी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, जघन्य ने हाथरस से सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड में सरकार, पुलिस
प्रशासन और न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने अपने स्त्री और दलित विरोधी चरित्र को एक बार फिर रेखांकित किया है। देश समझ चुका है कि बेटी बचाओ एक चेतावनी थी। बेटियों से अगर प्यार है तो एनडीए का तिरस्कार करना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, एनडीए में सीट बंटवारे पर घमासान, चिराग पासवान का भाजपा को अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में गठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर घमासान दिखने लगा है। एनडीए में सीट बंटवारे में देर से लोक जनशक्ति पार्टी खुश नहीं है। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार शाम को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। चिराग ने नड्डा से सीट शेयरिंग को लेकर जल्द फैसला लेने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि देर होने पर उन्होंने 143 सीटों पर लड़ने की बात कही है। नीतीश कुमार के खिलाफ भी उतार देंगे कैंडिडेट। जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान ने उन सीटों पर कैंडिडेट उतारने की बात कही है जहां जेडीयू का कैंडिडेट होगा। अगर सीटों का बंटवारा करने में देरी होती है और एलजेपी की मांगे नहीं मानी जाती तो पार्टी 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। चिराग ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो उनके खिलाफ भी एलजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।